हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में चर्चित हुए हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनेंगे। जैसे कि एक इसमें कि सुपर टेक ट्विन टावर वाला हो गया, पाकिस्तान में जो बाढ़ आया हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी डीआरडीओ के नए चेयरमैन वगैरह नियुक्त हुए हैं, तो इन तमाम प्रश्नों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा, पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। केंद्र सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग डीआरडीओ, इसका नया चीफ किसे नियुक्त किया है? आप कोशिश कर सकते हैं खुद से। तो डीआरडीओ के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं समीर वी कामत। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, ये आपको याद होना चाहिए। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। सेंट्रल कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने यह नियुक्ति की है। वैज्ञानिक समीर वी कामत को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव और डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कामत को इस पद पर 4 वर्ष यानी कि 60 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे, यानी कि अगले 4 वर्ष तक समीर वी कामत, ये नाम याद रखना है, डीआरडीओ के चेयरमैन रहेंगे। कामत को जी सतीश रेड्डी की जगह पर नियुक्त किया गया है। रेड्डी का 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इससे पहले समीर वी कामत डीआरडीओ में नेवल सिस्टम एंड मटेरियल के महानिदेशक थे। डीआरडीओ की स्थापना 1958, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है? तो जो जी सतीश रेड्डी जी जो रिटायर हो गए डीआरडीओ से, अब इनको सलाहकार बनाया गया है, वैज्ञानिक सलाहकार रक्षा मंत्री का। जी सतीश रेड्डी 4 साल तक डीआरडीओ के चेयरमैन रहे। अगस्त 2022 में उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री का साइंटिफिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। तो डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी क्या बन गए हैं? रक्षा मंत्री। जो राजनाथ सिंह हैं उनके वैज्ञानिक सलाहकार, और डीआरडीओ के नए चेयरमैन बन गए हैं समीर वी कामत। एक सवाल है, अभी इसको 2 तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेपाल ने भारतीय सेना में गोरखा की नियुक्ति पर रोक किस भर्ती योजना से नाराज होकर लगाई है? या उसी सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं कि किस भर्ती योजना से नाराज होकर नेपाल ने भारतीय सेना में गोरखा की नियुक्ति को स्थगित कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनेगा। तो जिस अग्निपथ की हम लोग बात कर रहे थे कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहा है, और एक ये नुकसान है। गोरखा आपको पता होगा, नेपाल के लोगों को हम लोग भारतीय सेना में शामिल करते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शामिल नहीं होंगे। अग्निपथ आपको पता होगा 4 साल के लिए एक ये है। इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या मैटर है। तो ये सवाल आएगा तो अग्निपथ आंसर करिएगा। नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में गोरखाओं की भर्ती को स्थगित कर दिया है। काठमांडू ने 75 साल पहले शुरू हुई एक प्रथा के भविष्य पर सवालिया निशान लगाते हुए इस पर रोक लगाई है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने 24 अगस्त 2022 को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने सूचित किया करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती 9 नवंबर 1947 को नेपाल, भारत और ब्रिटेन के त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ये क्या है त्रिपक्षीय समझौता, इसको भी समझेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगा। नेपाल जो है, नेपाल ने अग्निपथ स्कीम पर क्या चिंता जताई है, इसको समझते हैं। तो भारत ने अगस्त 2022 में एक मीटिंग के दौरान नेपाल से भर्ती पर सहयोग और अप्रूवल मांगा था। मीटिंग के दौरान नेपाल ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ के तहत 4 साल की अवधि के लिए मौजूदा भर्ती योजना 1947 के समझौतों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। नेपाल ने 4 साल के बाद रिटायर्ड होने वाले गोरखाओं के भविष्य के बारे में चिंता जताई। प्रधानमंत्री देउबा के विदेश मामलों के सलाहकार अरुण कुमार सुवेदी ने कहा है कि 4 साल बाद भारतीय सेना से जवान वापस आएंगे तो यहाँ के हिंसक गुट इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में नेपाल के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है, और हम भारत सरकार से अनुरोध करने जा रहे हैं कि नेपाल की चिंताओं को देखने की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप
को याद रहेगा तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो एग्जाम में। कितनी भर्ती होनी है? तो काठमांडू पोस्ट के अनुसार इस वर्ष अग्निपथ योजना के तहत 13,000 नेपालियों की भर्ती की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। कुल मिलाकर इस वर्ष तीनों भारतीय सेनाओं में लगभग 40,000 अग्निवीर भर्ती होने की उम्मीद है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में 43 बटालियन हैं। इनमें भारतीय सैनिकों के साथ ही नेपाल ने भर्ती जवान भी शामिल होते हैं। अभी 1947 का भारत का त्रिपक्षीय समझौता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। नेपाल सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के बीच 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, याद है ना, सुगौली की संधि। इस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेना में नेपाल से गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नवंबर 1947 में यह एक त्रिपक्षीय व्यवस्था बन गई। इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के तहत नेपाल में गोरखाओं को भारतीय सेना में सेवा देने या ब्रिटेन में जाने का विकल्प दिया गया था। भारतीय सेना के लिए क्यों जरूरी है गोरखा, अब ये सवाल है। तो गोरखा भारतीय सेना के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने 1962, 65, 71 और 91 में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में भारतीय सेना की सेवा की और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। 1999 हो जाएगा यहाँ पे, कारगिल वार। गोरखा रेजिमेंट दुनिया का सबसे खतरनाक और निडर रेजिमेंट है। वह पहाड़ चढ़ाई में विशिष्ट है, जो उन्हें भारत के दृष्टिकोण से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। गोरखा विशाल और उच्च हिमालयी पर्वतमालाओं और सियाचिन जैसे ग्लेशियर को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। वह नेपाल में भारतीय दूतावास को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वीर गोरखा, तो गोरखाओं ने दुनिया भर में गौरव के साथ सेवा की है। गोरखाओं ने वीरता के कृत्यों के लिए अविश्वसनीय 13 विक्टोरिया क्रॉस पाए हैं। भारतीय सेना के पूर्व चीफ स्टाफ फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने भी कहा है कि अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मरने का डर नहीं है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। गोरखा चयन प्रक्रिया को दुनिया में सबसे कठिन में से एक रूप में वर्णित किया गया है। इसमें भीषण डोको दौड़ होता है, जिसमें 4.2 किलोमीटर की खड़ी दौड़ में 25 किलोग्राम रेत ले जाना शामिल है। गोरखाओं के पास कुखरी, एक विशिष्ट घुमावदार चाकू होता है, जिसे वह दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। इतने सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा, आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कितने देशों की सेनाओं में नेपाल के गोरखा भर्ती होते हैं? तो नेपाली सेना में है ही, भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना, ये तो त्रिपक्षीय वाला हो ही गया। इसके अलावा सिंगापुर सेना, ब्रुनई सेना, इवन पीस कीपिंग मिशन में भी है। नेपाल की बात कर रहे हैं, राजधानी काठमांडू, और पीएम है शेर बहादुर देउबा। इसको अच्छे से समझ लेना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। करीब 1000 साल पुराने अनंग ताल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह किस राज्य या यूटी में स्थित है? अनंग ताल, तो इसका सही आंसर होगा, ये दिल्ली में है। इसका आंसर दिल्ली होगा। करीब 1000 साल पुराने अनंग ताल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह दिल्ली में स्थित है। क्या है ये? तो अनंग ताल दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह महरौली इलाके में है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के प्रमुख आनंद विजय ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के संस्थापक व महान सम्राट अनंगपाल तोमर की निशानी है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में हुआ था। अनंग ताल का राजस्थान से भी संबंध है, क्योंकि महाराजा अनंग पाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में भी जाना जाता है। अनंग ताल होगा ना। जब अनंग ताल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संरक्षण कंजर्वेशन करेगा। अब जो है अनंग ताल, इसको ASI संरक्षण करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला है कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम को। सही आंसर ऑप्शन B होगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। उन्हें सुरजीत S भल्ला की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर 1 नवंबर 2022 को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं।
सुब्रमण्यम ने वर्ष 2021 में 3 साल के कार्यकाल के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था। सुब्रमण्यम वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात होती है। एक सवाल होता है हमेशा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, तो ये अंतर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एक बेसिक सा अंतर क्या है। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका संयुक्त राष्ट्र ही है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जिएवा। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथन और टोटल इसमें मेंबर हैं 190। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहाली। मोहाली कहाँ है ये? पंजाब में। एक मोहाली पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान में पंजाब भी है। हैदराबाद में इंडिया में भी हैदराबाद है, तो वहाँ भी हैदराबाद है। भारत में रांची, तो वहाँ कराची, क्योंकि सब एक ही देश था ना। तो ये मोहाली में हुआ है उद्घाटन होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का। पीएम मोदी ने 24 अगस्त 2022 को पंजाब के शहर मोहाली के मुलामपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर ने इस सेंटर का निर्माण किया है। इस निर्माण की लागत 660 करोड़ रुपए से अधिक है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बात करें तो इस हॉस्पिटल में 300 बेड उपलब्ध हैं। यह सेंटर एमआरआई, मैमोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी और ब्रेकीथेरेपी जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की सुविधा उपलब्ध है। पंजाब की बात करेंगे तो राजधानी चंडीगढ़ और सीएम भगवंत मान, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। सावन कुमार टॉक का 25 अगस्त 2022 को निधन हो गया, वह क्या थे? सावन कुमार टॉक का निधन मुंबई में हुआ हार्ट अटैक पड़ने से। 86 ईयर्स के थे ये, फिल्म निर्देशक थे ये सावन कुमार टॉक। इनकी बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर वर्ष 1967 में आई फिल्म नैनीहाल एक निर्माता के रूप में शुरू किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म गोमती के किनारे 1972 के निर्देशक के रूप में काम शुरू किया। वह हवस, अब क्या होगा, लैला, सौतन, सनम बेवफा, दिल परदेसी हो गया जैसी फिल्मों के लिए मशहूर थे। उनकी आखिरी फिल्म थी द लव सीजन 2006, जिसमें सलमान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 अवार्ड किसने जीता? ये पुरस्कार जीता है एंजेला मार्केल ने। एंजेला मार्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर। चांसलर पद जर्मनी में सबसे ऊंचा होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना आप हमें कमेंट सेक्शन में। यूनेस्को का फुल फॉर्म। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है। जर्मनी में चांसलर पद सबसे बड़ा होता है। इस अवार्ड का पूरा नाम है फेलिक्स हॉफवेट-बोइग्नू यूनेस्को शांति पुरस्कार। यह नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। एंजेला मार्केल को क्यों अवार्ड मिला? यह अवार्ड उन्हें शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए मिला। मार्केल ने वर्ष 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और एरिट्रिया से 12 लाख से अधिक शरणार्थियों को स्वागत किया था। जर्मनी की बात करें तो फिलहाल में चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज, राजधानी बर्लिन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 193 देश इसके मेंबर हैं और प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। गॉट इट। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था, 26 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। पहली बार ये मनाया गया था 2004 में। कुत्तों का जो है महत्व समझने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 26 अगस्त 2022 को मनाया जाता है। मनाया गया मतलब इस बार ये अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस का आयोजन पहली बार 26 अगस्त 2004 को किया गया था। इस दिवस कुत्तों का महत्व समझने के लिए मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विमान वाहक पुत विक्रांत 2 सितंबर को इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। यह ऐलान नौसेना ने किया है। यह देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कोरियर है। निर्माण की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। इसमें 2,500 किलोमीटर का केबल लगाया गया है।
विक्रांत की लंबाई 260 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। विमानवाहक पोत में 8 पावर जनरेटर हैं जो पूरे कोची शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। इस युद्ध पोत की स्पीड 28 नॉट है। अच्छा, एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है ये बताना। और 7500 समुद्री मील तक सफ़र करने की भी इसमें क्षमता है। ये सारे पॉइंट्स हैं विमानवाहक पोत विक्रांत में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ लिया है जस्टिस यू ललित ने। 49 नंबर के ये हैं। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित ने 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित का कार्यकाल 74 दिन का होगा और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने में वह 8 नवंबर 2022 को पद छोड़ देंगे। उन्हें जस्टिस एनवी रमना की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की प्रक्रिया क्या है? इस पर हमेशा सवाल उठता है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाए। जस्टिस यू ललित को समझे तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट से की। इसके बाद जनवरी 1986 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में शुरू की। अप्रैल 2004 में उन्हें शीर्ष अदालत द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। न्यायमूर्ति ललित कई ऐतिहासिक निर्णय का हिस्सा रहे, जैसे कि मुसलमानों के बीच तत्काल ट्रिपल तलाक। न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले उन्हें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सुनवाई करने के लिए सीबीआई के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। उनके दादा रंगनाथ ललित वकील थे। उनके पिता UR ललित बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत का नेट जीरो यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य वर्ष बताएं। फिर से इस पे चर्चा शुरू हो गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन, तो भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2070 तक। ये क्या होता है नेट जीरो या शुद्ध शून्य कार्बन? न्यूट्रल बनने का अर्थ है कि मतलब वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस है ना, इसकी मात्रा में अब वृद्धि ना हो। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। नेट जीरो या शुद्ध शून्य या कार्बन न्यूट्रल बनने का अर्थ है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि ना हो। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन उतना ही करना जितना हमारे देश के पेड़ और वातावरण से सोख सकें। वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रल बना करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड का शहर है, उसमें COP26 कार्यक्रम में किया था। अब फिर से नेट जीरो की चर्चा शुरू हुई है, क्यों? दरअसल एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में रिपोर्ट जारी किया है, गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो। इसके अनुसार यदि भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है तो $10.1 ट्रिलियन के व्यापक निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए GDP में 4.7% तक बढ़ाना होगा। वर्ष 2023 तक नए कोयले के उपयोग को समाप्त करना और 2040 तक कोयला शक्ति का प्रयोग 20वीं शताब्दी के मध्य के करीब शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। इसने बता दिया है कि ये चीज़ें करेगा तभी भारत गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो वाला अपना जो पॉलिसी है उस पर पहुँच पाएगा, टारगेट अचीव कर पाएगा। लेट्स सी क्या होता है। किसने रिपोर्ट जारी की है? तो एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष केविन रूड, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM भी रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष बान की मून, ये भी हैं इसमें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हेड विवेक पाठक और भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन, इन सब लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। कार्बन उत्सर्जन में भारत की अगर स्थिति की बात करें हम लोग तो BBC की रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। सबसे ज़्यादा चाइना, फिर अमेरिका, फिर यूरोपीय यूनियन, तब इंडिया चौथे नंबर पे है। लेकिन इसकी विशाल आबादी का मतलब है कि इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अन्य प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। भारत ने 2019 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या के लिए 1.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जबकि उस वर्ष अमेरिका के लिए
15.5 टन और रूस के लिए 12.5 टन था। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट करने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में 50% स्थापित विद्युत उत्पादन का क्षमता का लक्ष्य है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा स्थापना पहलों में से एक शुरू किया है। भारत ने ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है। नेक्स्ट है 31वें व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार को चुना गया? व्यास सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चुना गया है असगर वजाहत को। यह के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। फाउंडेशन ने वर्ष 2021 का व्यास सम्मान उपन्यासकार नाटककार असगर वजाहत को देने की घोषणा की है अगस्त 2022 में। इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है और 2021 वाला व्यास सम्मान मिला है नाटककार उपन्यासकार असगर वजाहत को। अगस्त 2022 में देने की घोषणा की। किस नाटक के लिए अवार्ड मिला? तो महाबली। यह नाटक वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी। नाटक महाबली सत्ता और कला के बीच के संबंधों पर आधारित है। इसमें मुगल सम्राट अकबर और तुलसीदास की बातचीत है। सपने में की गई यह बातचीत सत्ता और कला के संबंधों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती है। असगर वजाहत की बात करेंगे तो इनका जन्म 5 जुलाई 1946 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। वह जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये वाला उपन्यास है महाबली। व्यास सम्मान क्या होता है? तो यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। विजेता को इस सम्मान में 4 लाख रुपये, प्रशस्ति व प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। फाउंडेशन का उद्देश्य साहित्य, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। व्यास सम्मान के विजेता ये वर्ष है रचनाकार रचना विधा। ये पिछले 3-4 साल का दिया है। 2017 में ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास इन्होंने किया था, उसके लिए मिला था। 2018 में लीलाधर जगुड़ी जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह। 2019 में नासिरा शर्मा कागज की नाव उपन्यास था। 2020 में शरद पगारे पाटलिपुत्र की समागी उपन्यास था। और अभी 2021 वाला असगर वजाहत महाबली नाटक है। ये पहली बार व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। तो सारी चीज़ें तो मैंने इसमें कवर कर ही दिया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार में सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। यूपी सरकार की कैबिनेट ने किस जिले के वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो नाइट सफारी यहाँ शुरू हो गया है, ये लखनऊ में। ठीक है, यूपी की हम लोग बात करेंगे तो यूपी की राजधानी लखनऊ ही है। सीएम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यूपी कैबिनेट ने 16 अगस्त 2022 को यह फैसला लिया, राजधानी लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया को डेवलप किया जाएगा। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया के 350 एकड़ क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी। 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है। 150 एकड़ में जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। नाइट सफारी पार्क में कौन सी सुविधाएं होंगी? तो ट्रेन की सवारी, जीप की सवारी, कैनोपी वॉक, कैंपिंग गतिविधि, माउंटेन बाइक ट्रैक, दीवार पर्वतारोहण और फूड कोर्ट। यूपी की बात करेंगे तो राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का निलंबन 12 दिन बाद खत्म किया। ऐसा भारत के किस कदम पर किया गया? फीफा ने जो निलंबित कर दिया था ना भारतीय फुटबॉल को, और जो अंडर 17 वर्ल्ड कप आयोजित करने वाला था, फिर ये हट गया निलंबन। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फिर से प्रशासनिक अधिकार वाला जो कदम है उस पर। इस पूरे मामले को समझ लेते हैं एक बार। फीफा परिषद ब्यूरो ने 26 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर से निलंबन हटा दिया है। फीफा ने 14 अगस्त को थर्ड पार्टी के अनुचित प्रभाव के कारण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर निलंबन लगाया था। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से निलंबन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को
समाप्त कर दिया। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के समाप्त होने के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण मिल गया और इसी के चलते फीफा ने निलंबन हटा दिया है। क्या है पूरा मामला? तो दरअसल दिसंबर 2020 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव नहीं हुआ था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को इसके अध्यक्ष पद से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया था। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन व्यवस्थित नहीं था और वह प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा था। फीफा ने कभी अपनी सदस्य इकाइयों में मामले में थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इसी हस्तक्षेप के चलते फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट को जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को जो है आदेश दिया कि इसको खत्म करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2022 को जो COA है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को समाप्त करने के आदेश पारित कर दिए। इसी फैसले के बाद फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से निलंबन हटा दिए। पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा जिस पर फीफा ने पहले रोक लगा दिया था? उसी तरह का सवाल ये, तो ये भारत में होगा ही अब। ठीक है, फीफा ने 14 अगस्त 2022 को थर्ड पार्टी के दखल के चलते भारत से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी ले ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से निलंबन हटा दिया। निलंबन हट जाने के बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ही करेगा। भारत अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक करेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र यानी परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो सही इसका आंसर होगा कन्नौज। ये बहुत फेमस है परफ्यूम के लिए, तो इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। भारत से होने वाले परफ्यूम एक्सपोर्ट में कन्नौज की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार ने इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित होगा, यही दिसंबर 2022 में। इसके जरिए कन्नौज में इत्र पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी बात की जानकारी राज्य में MEME एवं निर्यात प्रोत्साहन के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने 24 अगस्त 2022 को दी है। उन्होंने कहा कि कन्नौज में इत्र पार्क बन रहा है और इसका फर्स्ट फेज 15 नवंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यूपी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कन्नौज के इत्र को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सरकार का उद्देश्य 250 करोड़ रुपए के इत्र कारोबार को 25,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। सरकार ने व्यापारियों को अपनी इत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति में बदलाव भी किए हैं। अगर इत्र के कारोबार से जुड़ा कोई व्यापारी विदेश में किसी मेले में हिस्सा लेता है तो उसकी यात्रा और सैंपल के परिवहन का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। कन्नौज का इत्र एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग है। इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इत्र पार्क को 15 नवंबर 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। यूपी में है कन्नौज जिला, इत्र के लिए परफ्यूम के लिए बहुत फेमस है यूपी। राजधानी लखनऊ, CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के 1 वर्ष बाद फिर से किस शहर में दूतावास खोल दिया है? तो काबुल में भारत ने अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। भारत ने अगस्त 2022 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से दूतावास खोल दिया है। वर्तमान में 60 से 70 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काबुल दूतावास में तैनात है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत ने अभी तक तालिबान की अंतरिम सरकार के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। भारतीय दूतावास खुलते ही तालिबान विरोधी धड़े की बेचैनी बढ़ी। अब इसको समझते हैं। अफगानिस्तान में भारत के दूतावास खुलते ही नई दिल्ली में तालिबान विरोधी अफगान धड़े की बेचैनी बढ़ गई है। यह लोकतांत्रिक धड़ा 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत की हर सरकार का करीबी बना रहा। तालिबान शुरू से ही लोकतंत्र और मानव अधिकारों का दमन करने के लिए कुख्यात रहा है। वर्तमान में भी उसने सत्ता में आने से पहले किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। महिलाओं को अभी तक नौकरी की आज़ादी नहीं मिली है और ना ही लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। भारत ने दूतावास खोल एक तीर से साधे 2 निशाने। अब ये क्या चीज़ है? ये सब डिप्लोमेसी का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ जानना आपको। दूतावास खोले जाने से तालिबान के साथ भारत के संबंध थोड़े मजबूत हुए हैं। इसके साथ साथ तालिबान शासन को मान्यता न देने की अंतर्राष्ट्रीय सहमति को बनाए रखा है।
दुनिया भर के देश पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान सरकार को मान्यता पाने के लिए शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें ऐसी सरकार का गठन भी शामिल है जिसमें सभी पक्षों की भागीदारी हो, मानव अधिकार लागू हो। भारत ने क्यों खोला काबुल का दूतावास? तो दरअसल काबुल में चीन, रूस, ईरान, यूरोपीय संघ और अधिकांश मध्य एशियाई देशों ने पहले से ही अपने दूतावासों को खोल दिया था। ऐसे में भारत के लिए भी अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को बनाना जो है महत्वपूर्ण हो गया था। तालिबान शासन को इस समय पैसे और समर्थन की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर तालिबान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। इससे मध्य एशियाई देशों में भारत की पकड़ कमज़ोर होने का अंदेशा था। अगर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव तालिबान पर बढ़ जाता तो अफगानिस्तान में भारत की अरबों डॉलर की अधर में लटकी परियोजनाओं को भी खतरा हो सकता था। तो ये पूरे मैटर हैं, सब डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। अफगान नागरिकों की मदद कर रहा है भारत। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पिछले 12 महीनों में भारत ने 36,000 मीट्रिक टन गेहूँ पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान भेजा। इसके साथ साथ दवाएं और कोविड-19 के टीके भी भेजे। अफगानिस्तान में भारतीय परियोजना की बात करें तो तालिबान ने भारत से अनुरोध किया था कि अफगानिस्तान में अधूरी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करे। इस अनुरोध को भारत ने स्वीकार कर लिया, जैसे काबुल में शाहतूत बांध परियोजना एक है। अफगानिस्तान में 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं भारत की। अफगान संसद, जेराज डोलाराम राजमार्ग, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, सलमा बांध जिसको बोला गया है, के साथ साथ सैकड़ों छोटी विकास परियोजनाएं, स्कूलों, अस्पतालों, जल परियोजनाओं में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारत की सहायता ने अफगानिस्तान में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। काबुल में भारतीय दूतावास के बंद होने के समय अफगान नागरिकों को जारी किए गए सभी वीज़ा को निरस्त कर दिया गया था। सिर्फ ई वीज़ा के जरिए ही चंद लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। अफ़गानिस्तान की बात हो रही है तो अफ़गानिस्तान का जो अभी फ़िलहाल में सर्वोच्च लीडर है, क्योंकि लोकतंत्र वगैरह तो है नहीं, तो सर्वोच्च लीडर है हिबतुल्ला अखुंद ज़ादा और वहाँ का पीएम है हसन अखुंद। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पता होना चाहिए आपको, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद का जो जयंती है ना इस दिन। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 19 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने इस महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया था। आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सुनेंगे भी। ब्लैक होल के आसपास की आवाज़ दुनिया ने पहली बार सुन रही है, आप भी सुने, इसको सुन लेते हैं एक बार कि क्या सीन है ये। तो इसको हम लोग सुनते हैं। तो ये था इसका साउंड। अब बहुत सारे लोग जो हैं बोलेंगे कि ओम का कुछ आवाज़ ऐसे आ रहा है, तो क्या है इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। तो ब्लैक होल के आसपास की आवाज़ दुनिया ने पहली बार सुन लिया है, आपने भी सुना अगर सुनाई दिया होगा तो, अदरवाइज आप इसको सर्च करके सुनना। कोई ओम ओम का आवाज़ नहीं है, क्या सीन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये स्पेस में विशालकाय ब्लैक होल के आसपास की आवाज़ है। नासा ने इसे परिसियस गैलेक्स से रिकॉर्ड किया है जो उससे 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस साउंड को वैज्ञानिकों ने एडिट किया है ताकि हम सुन सकें। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असल ब्लैक होल नहीं है जो हम सुन रहे हैं। जो आवाज़ हमें ब्लैक होल की लग रही है उस क्षेत्र को घेरने वाली ऊर्जा की वजह से पैदा होने वाला ये साउंड है। असल में ब्लैक होल की खुद की आवाज़ नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल से कुछ नहीं बचता है। दैट्स क्लियर। ब्लैक होल के इर्द गिर्द क्षेत्र हैं जो कई गैलेक्सी का बड़ा समूह है, वहाँ पर गैसों का घनत्व ज़्यादा है। इससे प्रेशर वेव या साउंड वेव बनती हैं। ये वेव गैस के जरिए ट्रैवल करती हैं और दोबारा प्रेशर वेव बनाती हैं। यह फ्रीक्वेंसी के मामले में काफ़ी कम है, लेकिन इसमें 50 ऑक्टेव तक ले जाया जाता है ताकि इंसान इसे सुन सके। तो यही पूरा सीन था ये। आगे बढ़ेंगे। नोएडा में अवैध सुपरटेक ट्विन टावर को किस तकनीक से ढहा दिया गया? तो
तो ये टेक्निक का नाम था वाटरफॉल इम्प्लोजन। गॉट इट। इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये वाटरफॉल इम्प्लोजन। तो सुपरटेक का अवैध ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93 में बना हुआ था। 28 अगस्त 2022 को घड़ी में दोपहर 2:30 बजते ही ब्लैक बॉक्स का बटन दबा दिया गया। अगले 12 सेकंड में 32 मंजिला इमारत में कई धमाके हुए और नोएडा में तनकर खड़ा सुपरटेक ट्विन टावर्स जमीनोदज हो गया। हालांकि इसकी तैयारी 181 डेज थे, मतलब 181 दिन लगे इसको पूरी तैयारी करने में। किस तकनीक से बिल्डिंग ढहा गया? तो तकनीक का नाम है वाटरफॉल इम्प्लोजन। ऐसा विस्फोट जिसके बाद चीज़ें अंदर की ओर सिमट जाएं। इसके लिए विस्फोटक और डेटोनेटर की आवश्यकता होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल खासकर रिहायशी इलाकों में मौजूद गगनचुंबी इमारतों को गिराने के लिए होता है। इन्हें गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में टावर गिराने का आदेश दिया था। 1 साल बाद बिल्डिंग को गिराया गया। टावर गिराने का काम भारत की एडिफाइस और साउथ अफ्रीका की कंपनी जेट डिमोलेशन को मिला। एडिफाइस भी गुजरात का ओल्ड मोटेरा स्टेडियम गिरा चुकी है। विस्फोट से पहले आसपास के अपार्टमेंट खाली करवाए गए। ब्लास्ट से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से एहतियातन हटाया गया। आसपास के 1396 फ्लैट खाली कराए गए। ट्विन टावर से महज 9 मीटर की दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 660 परिवार रहते हैं। ट्विन टावर से महज 19 मीटर दूरी पर ज़मीन के नीचे गैस पाइपलाइन जाती है, लेकिन कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। इतने बड़े ब्लास्ट से किसी को खरोंच तक नहीं आई। क्यों अवैध था सुपरटेक ट्विन टावर? दरअसल 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93 में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सुपरटेक को प्लॉट अलॉट किया। 2005 में बिल्डिंग प्लान में 10 मंजिल को 14 टावर बनाने की परमिशन थी। 2006 में सुपरटेक ने प्लान को बदलकर 11 मंजिल के 15 टावर बना लिए। इन बिल्डिंग्स का फ्लैट बेचते समय खरीदारों से सुपरटेक ने वादा किया था कि ग्रीनरी के लिए जगह खाली रखी जाएगी, लेकिन नवंबर 2009 में प्लान में फिर बदलाव करके प्रोजेक्ट में 24 मंजिला के 2 जुड़वा टावर शामिल कर लिए गए। मार्च 2012 में 24 मंजिला को बढ़ाकर 40 मंजिल कर लिया गया। तब तक इसके 633 फ्लैट बुक हो चुके थे। फ्लैट की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए थी। ट्विन टावर के पास के बिल्डिंग को फ्लैट मालिक इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया। इसके बाद सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और यहाँ भी अगस्त 2021 में बिल्डिंग ढहाने का ऑर्डर दिया गया। 1 साल बाद बिल्डिंग गिराई गई। सुपरटेक का कहना है कि बिल्डिंग गिराने से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किस पड़ोसी देश का आधा हिस्सा विनाशकारी बाढ़ में डूब गया है और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में भयंकर ये बाढ़ आया हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हाल के इतिहास में यह सबसे भीषण मानसूनी बाढ़ है। पाकिस्तान ने इसको लेकर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसे वर्ष 2010 के सुपर फ्लड से भी बड़ा बताया गया जिसमें 2000 लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ से पाकिस्तान की हालत क्या है? तो पाकिस्तान के डॉन अखबार ने रविवार को बताया कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस समय पानी में डूबा हुआ है। करीब 15% आबादी यानी कि 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 27 अगस्त तक बाढ़ में 1041 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, 3 लाख घर बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों, इसको समझते हैं। तो पाकिस्तान में मानसून जुलाई में प्रवेश करता है। पाकिस्तान हर साल जून से अगस्त मानसून के मौसम में संघर्ष करता है, लेकिन 2022 विशेष रूप से खराब रहा है। बारिश आमतौर पर जुलाई में ही शुरू होती है, लेकिन इस साल जून में ही भारी बारिश शुरू हो गई जिससे बाढ़ आ गई। आमतौर पर मानसूनी बारिश के केवल 3 से 4 चक्र होते हैं, जबकि 27 अगस्त तक पाकिस्तान मानसून के 8वें चक्र से गुजर रहा है। आशंका है कि सितंबर में एक चक्र और आ सकता है। पाकिस्तान मौसम विभाग जो है, पाकिस्तान का मौसम विज्ञान विभाग PMD के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि की सामान्य वर्षा 140.9 mm होती है। 2021 में इससे कम 125 mm बारिश हुई थी, लेकिन वर्ष 2022 में 1 जुलाई से 26 अगस्त के बीच 354.3 mm बारिश हुई है। यह इस अवधि के दौरान 113.7 जो है mm से 211% अधिक था। तो मतलब बारिश ज़्यादा हुई है इस बार। 1 से 26 अगस्त तक पाकिस्तान में बारिश आप देख सकते हैं। सिंध में 744% ज़्यादा, 784, बलूचिस्तान में 522% ज़्यादा, गिलगिल और बल्टिस्तान में 225% ज़्यादा, पंजाब में 62% ज़्यादा और खैबर पख्तून में 52% ज़्यादा। इतना ज़्यादा बारिश हुई है इस बार। पाकिस्तान सरकार ने क्या कहा है जल प्रलय को लेके?
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने कहा कि यह कोई सामान्य मौसम नहीं है, यह हर तरफ से एक जल प्रलय है। क्यों ही इतनी ज़्यादा मौतें? दरअसल ज़्यादा बारिश की भविष्यवाणी पाकिस्तान के मौसम विभाग पहले ही कर दिया था, लेकिन यह बारिश उससे भी ज़्यादा हो गई। इसकी तैयारी पहले से नहीं थी। क्यों इतनी बारिश? तो विशेषज्ञ इसका जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से बेहद ज़्यादा बारिश हो रही है और वहीं दूसरी ओर यूरोप, चीन, दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में भीषण सूखे का सामना करना पड़ा। इस पर वीडियो मैंने बना दिया ना, जो यूरोप में जो सूखा पड़ा है उसको ज़रूर देखना आप। भारत में बारिश का क्या प्रभाव रहा है इसको भी समझ लेते हैं। तो अगस्त में भारत में सामान्य से मुश्किल से 6% अधिक बारिश हुई है। देश में अब तक के पूरे सीजन में सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश हुई है। दरअसल भारत का इतना बड़ा देश है, कुल संख्या क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर बाढ़ आती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इतना असर नहीं होता है। अगस्त में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल के आसपास इलाकों में काफ़ी बारिश हुई। अगस्त में मध्य भारत, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में शामिल है, जो 26% अधिक वर्षा हुई। लेकिन विशाल भारत की वजह से इसका बड़ा असर नहीं दिखता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया है पर्यावरणीय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नया नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा, ताकि अपशिष्ट वेस्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके। यह नियम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी को कवर करता है। नियम के अनुसार बैटरी निर्माणकर्ता कंपनी को अपशिष्ट वेस्ट बैटरी को रिसाइकल और इसका उपयोग नई बैटरी बनाने में करना होगा। लैंडफिल में करने और इन्हें जलाकर भस्म कर देने पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने 28वां और अबू धाबी मास्टर्स शतरंज जो है जीता है खिताब? तो ये जीता है अर्जुन एरिगासी ने। अर्जुन एरिगासी ने जीता है 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज खिताब। 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुआ है ब्रासीलिया में। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासीलिया, यहीं पे हुआ है 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक। संयुक्त आयोग की बैठक को 24 अगस्त को ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राज़ील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रैंका की उपस्थिति में संयुक्त आयोग की बैठक हुई। मीटिंग में प्रसारण और कराधान, ब्रॉडकास्टिंग और टैक्सेशन के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ब्राज़ील की बात करें तो प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, राजधानी ब्रासीलिया और मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल। बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में चुना गया, तो ये चुना गया है देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार विधान परिषद के नए सभापति। देवेश चंद्र ठाकुर निर्विरोध सभापति चुने गए। विधान परिषद के सदस्य एमएलसी के रूप में ठाकुर का यह चौथा कार्यकाल है। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और गवर्नर फागू चौहान, क्योंकि यहाँ सरकार अभी हाल ही में बदली थी। अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस पुस्तक को लॉन्च किया। स्वर्गीय अरुण जेटली पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है ये। और इस बार का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2022 का थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वालिटी डे 26 अगस्त को। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। यह दिवस अमेरिका में वर्ष 1920 में महिलाओं के मताधिकार पारित होने का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं को समान अधिकार देना है, ताकि समाज के साथ ही देश और विश्व के निर्माण में वो अपना अधिकतम योगदान दे सकें। महिला समानता दिवस हमें उन साहसी महिलाओं की सराहना करने में मदद करता है जिन्होंने भेदभाव और हिंसा के बावजूद महिला आंदोलन को सफलता की ओर ले गई।
दुनिया में किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन अब एक नया ईंधन के जो है रूप में आने शुरू हो गया है, तो ये शुरू किया है जर्मनी ने। दुनिया में जो जर्मनी देश है, इसने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की है। समझेंगे हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे अच्छे से कि कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन ट्रेन, तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को हाइड्रोजन ट्रेन कहते हैं। जर्मनी ने अगस्त 2022 में पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। जर्मनी ने लोअर सैक्सोनी राज्य में हाइड्रोजन से चलने वाली इन ट्रेन का पहला फ्लीट बेड़ा लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 14 ट्रेन में डीजल ट्रेनों की जगह लाई गई है। इन ट्रेनों को फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा निर्मित किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $92 मिलियन है। प्रत्येक ट्रेन में 999 किलोमीटर यानी कि 621 माइल की सीमा होगी, जिसकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हाइड्रोजन ट्रेन से क्या फ़ायदा होगा? तो इन ट्रेनों से प्रतिवर्ष 16 लाख लीटर डीजल ईंधन की बचत होगी। हाइड्रोजन ट्रेन से जलवायु प्रदूषण को छुटकारा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हाइड्रोजन ट्रेन रेल क्षेत्र को कार्बन मुक्त कर देगी। अब इसको समझते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लस इलेक्ट्रिक। इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक कार का हाइब्रिड कह सकते हैं। ट्रेन में हाई प्रेशर टैंक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है। यह हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन भी फ्यूल सेल तक पहुंचती है। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी और पानी पैदा होती है। यह इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर में जाती है और वहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर में जाती है। इससे यह कार चलती है। जबकि पानी ट्रेन से बाहर निकल जाता है, मतलब यात्रा के दौरान पानी के अलावा कोई उत्सर्जन नहीं होगा। हाइड्रोजन फ्यूल का जो है उपयोग, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार में हो सकता है, स्पेस रॉकेट फ्यूल, वेल्डिंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इन सब में हो सकता है। हाइड्रोजन ही क्यों? तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पेट्रोल से 2 से 3 गुना ज़्यादा बेहतर ऊर्जा मिलती है। जीवाश्म ईंधन की भी जगह लेगा। भारत की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन के बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर है। जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। उपयोग परिवहन, लोहा और इस्पात और रासायनिक क्षेत्रों में भी इसका होगा। भारत में हाइड्रोजन कार की बात करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 30 मार्च 2022 को हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई से संसद पहुंचे थे। उन्होंने इसे देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बताई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये बना है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च, सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। ये पोर्टल का लिंक है, इस वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। इसके जरिए भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक ही मंच पर लाया गया है। चलो, ये वीडियो लंबा हो गया काफ़ी। अभी आखिरी क्वेश्चन, होमवर्क आप लोग आंसर करना। पीछे जितनी भी मैंने इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोज़ बना रखे हैं उन्हें ज़रूर देखो। भारतीय रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी रेल, सबसे लंबी मालगाड़ी बोली जा रही है, इसका परीक्षण किया। इसका नाम बताना है आपको। सुपर वासुकी, सुपर एक्स कावेरी, सुपर वीरंगना। आंसर करिए सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह जुड़ सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ाई करिए मन लगा के, एग्ज़ाम क्रैक करना है।